गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम इंसान से संबंधित जो भी हमारा श्वसन तंत्र है, मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके बारे में लगभग सभी एस्पेक्ट्स आज हम कवर करेंगे। आज हम ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट खत्म करेंगे बेटा। समझ में आई बात। इंसान से संबंधित जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे नोज से स्टार्ट होता है, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई तक जाता है, इन सब के बारे में, बहुत सारे पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे। क्या सभी की नाक सांस लेने के काम आती है? अगर मेरे ये नोज है, यहाँ पे ये ओपनिंग, ये सांस ले रही है, तो चिड़िया जो है उसकी चोंच पर भी ओपनिंग हुई, क्या वो भी सांस लेने के काम आती है? ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं। तो हम उन सभी चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले हम इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बात करेंगे। ठीक है बेटा। इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम को पहले हम समझते हैं बेटा। इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक बात समझते हैं पहले। वो बात क्या है, देखो, एक वर्ड होता है ब्रीदिंग, समझना। एक वर्ड होता है आपका ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का सिंपल मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग का सिंपल मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझ में आई बात? ये क्लियर है। दूसरा जो वर्ड आता है वो वर्ड आता है आपका रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब होता है आपने ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला। ऑक्सीजन को आपने लिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? ब्रीदिंग। अब ऑक्सीजन की एंट्री हो चुकी है बेटा, है ना। ऑक्सीजन अब शरीर के अंदर आ चुका है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अब ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगा और जो हमने खाना खाया था उस फूड के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन के किसी के साथ रिएक्शन करवाना क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन। तो अब ये क्या करेगा? ये किसका ऑक्सीडेशन कर देगा? हमारे फूड का। और फूड का ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या बना देगा बेटा? ये बना देगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना देगा आपका वाटर, और जो हमें चाहिए वो एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ये बना देता है। जिस रिएक्शन को हम ऐसे देखते हैं कि भाई C6H12O6 हमारा ग्लूकोज, साथ में क्या हुआ हमारा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, तो ये क्या बना देगा हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और एनर्जी। भाई हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन हवा से आता है, ये बात समझ में आती है। अब अंदर जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो बाहर जा रहा है ना, तो अंदर वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आता है? तो अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा वो कहाँ से आती है? वो आती है आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के द्वारा आती है। कहानी समझ में आई? हम जब फूड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते तब हमारी जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात किसी को तो बेटा बताओ। चीज़ें क्लियर है बेटा? ठीक। दो वर्ड्स में और बताना चाहूँगा आपको। अगर मैं रेस्पिरेशन पर ही बात करूं, रेस्पिरेशन में अगर मैं वर्ड यूज करता हूं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और एक वर्ड यूज करना चाहूं इंटरनल रेस्पिरेशन, अब दोनों में क्या अंतर है? देखो बेटा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? सिंपल, जिसको हम ब्रीदिंग मान के चलते हैं। और ब्रीदिंग क्या था आपका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है बेटा, ये क्या था आपका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब आपकी गैसेस जो है वो बेटा वो एक्सचेंज हुई। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं ये हमारे किसके बीच में हुई बेटा? इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंट। तो ये जो इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट, हम कोई ऑर्गेनिज्म, इंसान है, और वो इन्वायरमेंट से अगर कोई एक्सचेंज ऑफ गैस कर रहा है तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। चीज़ समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात हुई ना? अब ये इंडिविजुअल के अंदर आ गया। अब ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है ये वो है जो हमने रेस्पिरेशन समझा। क्या हुआ कि मान लीजिए कोई एक इंसान था, मानने में क्या जा रहा है, मान लो यार कि ये इंसान है, तो ये आपकी जो ऑक्सीजन है वो अब अंदर आ गई है। ये जो अंदर आई इसको हमने क्या बोला? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब अंदर आने के बाद अब जो कुछ भी होगा वो क्या कहलाएगा? इंटरनल रेस्पिरेशन। अंदर आने के बाद वो टिश्यूज में या सेल में एंटर करेगी,
टिश्यू में या सेल में एंटर करेगी। एंटर करने के बाद वो क्या होगा बेटा, उसका ऑक्सीडेशन। भाई सेल या टिश्यू के अंदर क्या है हमारा, वो हमारा क्या है बेटा, ग्लूकोज है, उसका होगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को होने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी बनेगी। ये एनर्जी तो हम यूज कर लेंगे और ये हम बाहर एक्सपायर्ड आउट कर देंगे, हम ये बॉडी को से बाहर निकाल देंगे। चीज़ समझ में आ रही है? तो मैं एक जो बहुत बेसिक बात बताने की कोशिश कर रहा था कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये बेसिकली हम लोग आम तौर पर एक ही चीज़ मान लेते हैं। एक्चुअल में ये एक ही चीज़ नहीं होती है, ये अलग अलग होती है। ब्रीदिंग का मतलब सिंपली सांस लेना और निकालना। सांस लेने से लेके और निकालने के बीच में जो प्रोसेस हुआ उसका नाम क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन। सही है ना? तो जो रेस्पिरेशन होता है वो आपका इन बिटवीन, भाई आपने ऑक्सीजन ली, अब ऑक्सीजन लेने के बाद वो एनर्जी फॉर्म कर रहे हो आप, किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के द्वारा, और उसके बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हो। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है बेटा रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस का नाम रेस्पिरेशन होता है। समझ में आएगा? तो ये आपका रेस्पिरेशन होता है, और ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये आपका ब्रीदिंग। ऑक्सीजन का आपका लेना और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आपने इनटेक करी और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, ये क्या कहलाएगा आपका, ब्रीदिंग। मेरे हिसाब से अब बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये जो ब्रीदिंग का स्टेप है, इसके बीच में इन बिटवीन हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। अब क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा क्या है, एक बार बेटा मोबाइल साइलेंट कर दूं, ठीक है। हमारा क्या है बेटा, ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मैं अगर इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करूं, तो मैं इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। भाई मुझे इसमें दो पार्ट नजर आते हैं, कौन कौन से, एक याद आता है बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक हमारा होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, हमारे लंग्स, जो दो फेफड़े होते हैं। और दूसरा क्या कहलाता है हमारा, दूसरा कहलाता है हमारा रेस्पिरेटरी क्या बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी वो रास्ता। क्लियर है भाई? अगर कोई ये इंसान है, अगर ये इंसान है, यहाँ से इस तरीके से अगर हम देखें, फिर ये डिवाइड हो गया, इधर ये एक हमारा फेफड़ा है, इधर ये हमारा दूसरा फेफड़ा है। तो अगर मैं देखूं, और ये अंदर भी जाके डिवाइड करते हैं, ये बात पता होगी, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में लास्ट में जाके एल्वियोली। तो एक तो बेटा ये ऑर्गन हो गए जिसको हम बोलेंगे ये लंग्स, और एक ये हमारा पूरा रास्ता हो गया, ये पूरा हमारा रास्ता, तो ये हमारा पूरा रास्ता, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये हमारा ट्रैक और ये हमारे लंग्स दोनों मिला के रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बनाते हैं। कहानी समझ में आई? तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एक करके इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं बेटा। चीजें क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक, चलो बेटा, सबसे पहले हम जरा लंग्स के बारे में बात करें। सबसे पहले अगर हम जरा लंग्स के बारे में बात करें तो बेटा क्या है, देखो हमारा इस तरीके से ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है बेटा, ये हमारे इस तरीके लंग्स हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो बात क्या है बेटा, वो समझो आप। वो बात ये है बेटा कि ये हमारी ऑब्वियस सी बात है, लंग्स कितने होते हैं बेटा, लंग्स हमारी संख्या में कितने होते हैं, तो लंग्स होते हैं संख्या में दो, एक होता है राइट लंग और एक होता है बेटा लेफ्ट लंग। ओके, यहां तक आने समझ में आई? तो हमारे लंग्स दो होते हैं, एक राइट लंग होता है, एक लेफ्ट लंग होता है। अब आगे मैं बताऊं तो हमें बेटा क्या है, इन लंग्स की अगर हम कवरिंग्स की बात करें, तो जो हमारे लंग्स होते हैं बेटा, इन लंग्स के ऊपर क्या होता है बेटा, कवरिंग होती है। लंग्स की जो कवरिंग होती है वो दो लेयर में होती है, एक तो बेटा बिल्कुल लंग्स से चिपकी हुई होती है,
एक जो होती है वो थोड़ी सी इसके गैप पर होती है। ठीक है बेटा, कहानी समझ में आई? तो जो आपकी कवरिंग होती है उस कवरिंग का नाम क्या होता है बेटा? इस कवरिंग का नाम होता है प्ल्यूरा, जिसको हम प्ल्यूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको हम प्ल्यूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं बेटा। तो ये आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है। समझ में आई बात? अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ये आपकी दो होती हैं, सही है ना? ये आपकी दो होती हैं, एक आपकी बाहर वाली होती है और एक आपकी अंदर वाली होती है। जो बाहर वाली है, ये वाली जो बाहर वाली है, इसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा पैराइटल प्ल्यूरा। ठीक है बेटा, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? पैराइटल। पैराइटल मतलब ये आउटर वाली। और ये जो अंदर वाली होती है इसका नाम होता है आपका विसरल प्ल्यूरा। ये कहलाएगी विसरल, क्योंकि विसरल में वर्ड आ रहा है विसरा, और विसरा का मतलब होता है ऑर्गन, और यहाँ पे ऑर्गन क्या है? लंग्स। तो जो ऑर्गन से चिपकी हुई हो वो विसरा वाली, और जो बाहर वाली हो उसको बोलते हैं हम पैराइटल, पेरीफेरी वाली। यहाँ तक कहानी समझ में आई? इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन दोनों के बीच में बिटवीन टू लेयर्स क्या होता है बेटा? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और उस फ्लूइड का क्या नाम होता है? उस फ्लूइड का नाम होता है बेटा प्लूरल फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड होता है इस फ्लूइड का क्या काम है? अगर मैं बोलूं भाई ये फ्लूइड क्यों है, तो एक सिंपल सी बात है ना यार, ये आपकी सांस लेंगे तो फेफड़े कॉन्टैक्ट रिलैक्स करेंगे, तो हमारी ये कवरिंग भी करेंगी। अब ये कवरिंग अगर आपस में रगड़ खाएंगे, फ्रिक्शन करेंगी, तो हीट पैदा हो जाएगी ना, और इस ऑर्गन में अगर हीट रहेगी तो बेटा लंग्स तो डैमेज हो जाएंगे ना, समझ रहे हो आप? तो ये लंग्स डैमेज ना हो इसके लिए इनको बीच में से ही सेपरेट दूर दूर रखना पड़ेगा बेटा। और इसको दूर दूर रखना ये आपका क्या कहलाएगा बेटा? इन दोनों लेयर्स को अगर हम दूर दूर रखते हैं तो ये आपका क्या है? ये आपका बीच में फ्लूइड, इसको दूर रख के फ्रिक्शन को अवॉइड कर देगा। तो ये क्या होता है आपका? इसको हम बोलते हैं, ये कहलाता है आपका प्लूरल फ्लूइड। ये कहलाता है आपका प्लूरल फ्लूइड। अब ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? ये अवॉइड करता है फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स, इन दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन को अवॉइड करता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है बेटा इसको बोलते हैं हम अपेक्स ऑफ लंग्स। ये जो नीचे होता है बेटा इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ लंग्स। तो दिख रहा है आपको, ये आपका कैसा है बेटा? कोनिकल, थोड़ा सा टिप जैसा ऐसा निकला हुआ, और नीचे वाला एरिया कैसा है बेटा? ब्रॉड एंड फ्लैट। ये आपका ऐसा चौड़ा सा और चपटा सा होता है। अब हमारा ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं थोरैक्स। जो हमारा सीने वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? थोरैक्स, पता होगा आपको। और नीचे जो पेट वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एब्डोमेन। स्टमक नहीं कहते हैं, स्टमक तो ऑर्गन होता है ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन ये पूरा होता है हमारा। अब इस एब्डोमेन वाले एरिया को और थोरैक्स वाले एरिया को बीच में सेपरेट करने के लिए पार्टीशन होती है, पार्टीशन पूरी, जैसे ऊपर वाली मंजिल और नीचे वाली मंजिल को सेपरेट करने के लिए बीच में ये आपकी पार्टीशन होती है। जो नीचे वाले की छत कहलाएगी, ऊपर वाली मंजिल की फर्श कहलाएगी। अब ऐसा तो हम करते नहीं है, ऊपर का एक अलग लेंटर डालेंगे वो उसका फर्श, नीचे की एक अलग लेंटर डालेंगे इसकी छत, ऐसा तो करते नहीं है। एक ही पार्टीशन दोनों तरीके का काम करती है। समझते हैं ये बात? हम चीजें क्लियर है बेटा? तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। थोड़ा बेटा फॉग आना शुरू हो गया इसमें, ये बड़ा इशू है बेटा इसका। चलिए टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो यहां तक कहानी समझ में आई आपको? क्या हुआ? तो खेल ये हुआ बेटा कि आपका ये जो है थोरैक्स और एब्डोमेन बीच में ये एक पार्टीशन के द्वारा सेपरेटेड रहता है, और ये जो पार्टीशन होती है इस पार्टीशन का नाम होता है बेटा क्या? आपका डायफ्राम। ये कहलाती है आपकी डायफ्राम। ठीक है, इस पार्टीशन को हम डायफ्राम कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बात करें। अब अगर मैं, चलिए अभी एनसीईआरटी की तो बात बाद में करेंगे, पहले हम, अगर मैं ये कहूं कि बेटा
डिफरेंस की बात करूं, ये जो हमारे दो लंग्स हैं इसमें अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, कि इनमें बेटा क्या डिफरेंस होगा, तो हम जरा समझें। तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है बेटा, ये है हमारा राइट साइड का, और ये जो हिस्सा है ये है हमारा लेफ्ट साइड का। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए, राइट साइड में क्या होता है बेटा, हमारे इस लंग्स को अगर हम देखेंगे तो ये हमारा राइट साइड का जो लंग्स है ये आपके बेटा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। समझ में आई बात? 3 पार्ट में, कोई कंफ्यूजन वाली बात? और जो आपका लेफ्ट साइड वाला होता है ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं लोब्स। समझ में आई बात? तो ये आपको क्या कहलाएगा? लोब्स। चीजें क्लियर है बेटा? फॉग आ रहा है क्या कैमरे में? चलिए, तो अगर मैं बताऊं आपको, तो मैं आपको क्या बता रहा था बच्चे, मैं आपको ये बता रहा था कि ये हम अगर राइट साइड का लेते हैं और ये हम लेफ्ट साइड का लेते हैं, तो हमें क्या समझ में आया कि राइट साइड में जो लोब्स होते हैं वो कितने हैं आपके? 3। कौन कौन से? एक सुपीरियर लोब, एक मिडल लोब, और एक आपका इन्फीरियर लोब। क्लियर है? और अगर मैं यहां की बात करता हूं, इसमें कितने लोब हो गए? 2। एक हो गया आपका सुपीरियर और एक हो गया आपका इन्फीरियर। तो हमारे यहाँ पे 2 लोब्स हो गए, एक सुपीरियर लोब और एक इन्फीरियर लोब। कहानी समझ में आई? चलिए आगे बात करें हम। अब ये जो लोब्स हैं ये हो गया सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। यहाँ हो गया सुपीरियर और इन्फीरियर। अब ये जो लोब्स है ये इन लाइनों के द्वारा डिवाइड है ना बेटा। इन लाइनों के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं बेटा? फिशर। ठीक है ना? ये तिरछा जा रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑब्लिक फिशर, और ये कैसा ऐसा सीधा सीधा जा रहा है तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? ट्रांसवर्स फिशर। ये ऐसे तिरछा जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्लिक फिशर। क्लियर है बेटा? यहां तक आने समझ में आई आपको? ठीक। तो खेल क्या हुआ अगर हम देखें तो बात ये हुई बेटा जो हमें समझनी है कि इसके अंदर फिशर्स कितने हो गए? इसके अंदर फिशर्स हो गए आपके 2। हमने पढ़ा अभी अभी, एक पढ़ा हमने ऑब्लिक फिशर, एक पढ़ा हमने ट्रांसवर्स फिशर। जबकि उसके अंदर कितने फिशर हैं? केवल एक, और वो एक कौन सा है आपका? ऑब्लिक। आ रही बात समझ में? तो आपकी ऑब्लिक फिशर। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बेटा? चलिए अब आ जाइए आगे। ये जो हमारा लेफ्ट साइड का, हम बोलते हैं ना हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइडेड होता है। ठीक है ना? क्या हमारा हार्ट लेफ्ट साइडेड का मतलब ये है कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होगा? नहीं, हमारा हार्ट बिल्कुल बीचों बीच होता है बेटा, बिल्कुल बीचों बीच। बस ये जो बीचों बीच में है हमारा, इसमें लेफ्ट साइड में थोड़ा सा उसका हार्ट का अपेक्स बढ़ा हुआ होता है। अब मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि जो पैदाइशी अगर हम देखें जन्मजात, फ्रॉम बर्थ यानी सिंस बर्थ, आपका जो हार्ट होता है ना, लंग्स जो होते हैं वो ऐसे कटा हुआ होता है। इस कट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इस कट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कार्डियक नॉच। क्यों होता है ये? ताकि जो हमारा हार्ट है उसका अपेक्स बड़े आराम से इसमें फिट बैठ जाए, इसको बोलते हैं अपेक्स। तो ये लेफ्ट साइड में इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपेक्स लेफ्ट साइडेड होता है। समझ में आ रही बात? तो ये लेफ्ट साइड में होता है आपका, इसलिए हम इसको लेफ्ट साइडेड अपेक्स कहते हैं। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो बेटा क्या डिफरेंस हुआ कि इसके अंदर राइट साइड में आपका जो कार्डियक नॉच है
ये कार्डियक नॉच अब्सेंट होता है, और इधर देखें हम तो यहाँ पे कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है। चीजें क्लियर? कोई भी दिक्कत वाली बात बेटा किसी को? अब ये कट है भाई, अगर ये इतना हिस्सा पूरा पूरा देखे, पूरा अगर 1 किलो का है और तुमने इतना हिस्सा अगर काट के हटा दे तो वजन तो कम ही हो जाएगा ना। यानी ऑब्वियस सी बात क्या है? ऑब्वियस सी बात ये है बेटा कि जो राइट साइड का ये लंग्स है आपके, ये आपका हैवी होता है, क्योंकि इसमें तो कोई कट है नहीं, तो ये हैवियर देन लेफ्ट लंग। और यहां अगर हम बात करें तो ये आपका लाइटर होता है, ये आपका लाइटर देन राइट लंग। तो ये राइट लंग के द्वारा ये राइट, सही है बेटा। तो ये हल्का होता है क्योंकि उसमें कट लगा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को? चलिए आगे आ जाइए। अब आगे अगर हम देखें अब तो कुल मिला के अगर देखा है तो मोटे मोटे डिफरेंसेस समझ में आ गए ना सबको बेटा, क्या है? ठीक है ना। अच्छा एक टर्म बताता हूं मैं आपको। हम जैसे ये बोलते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में है, मान लो अगर मैं ये बोलूं हमारा जो हार्ट है वो राइट साइड में हो जाए, ये जो हमारा हार्ट इधर लेफ्ट साइड में हमारा अपेक्स अगर वो राइट साइड में हो, जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है, हम सबका लेफ्ट साइड में होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा? उस कंडीशन को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है बेटा? डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है, ऐसा मान लो बिल्कुल सिंपल भाषा में इसको हम राइट साइडेड लंग्स कहेंगे, हार्ट कहेंगे। अगर हमारा हार्ट जो है वो राइट साइड में हो जाए तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो ये जो कट है ये आपका इधर ना होकर ये इधर को हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल तरीके से आपको राइट और लेफ्ट लंग में डिफरेंस समझ में आ गया है। ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार एनसीईआरटी पर नज़र मार लेते हैं। ठीक है ना। एनसीईआरटी क्या कह रही है? अच्छा एनसीईआरटी का अभी तो पैराग्राफ में लंग्स के बारे में कोई डिटेल में है नहीं ज़्यादा, जो है वो ये है कि भाई हमारा ये ट्रैक है, ट्रैक के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, है ना। ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर ये प्लूरल मेम्ब्रेन है ये हमारी, ठीक है ना। अंदर ये एल्वियोली है, दोनों के बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं आपके, और ये आपकी इसकी ब्रांचेस सेपरेटेड होती है डोम शेप। डायफ्राम क्या होता है आपका? डोम शेप। ये आपका डोम शेप, डोम मतलब गुंबद जैसा घुमावदार, इसे डायफ्राम के द्वारा ये आपका सेपरेट होती है। लंग्स है ये आपके रिब्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ब्रोंकस ब्रोंक्यूल ये सब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है जो अभी हम पढ़ेंगे, ट्रैकिया लैरिंग्स एपिग्लॉटिस। क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन बच्चे किसी को? नहीं ना? सही है। चलिए लंग्स के बारे में जो लिखा हुआ है हम उतना देख लेते हैं कि लंग्स क्या होता है। ये सिचुएटेड होता है इन द थोरेसिक कैविटी, यानी कि चैम्बर, जो हमारा ये सीना होता है, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर है। ठीक है ना। ये चैम्बर जो होता है डॉर्सली जो होता है वो किसके द्वारा बना गया है बेटा? वर्टिब्रल कॉलम। ये बात हम सबको पता है। पीछे क्या है हमारा? वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल क्या है? स्टर्नम, सबको पता है। सामने क्या है? स्टर्नम। तो ये वेंट्रल हो गया, ये डॉर्सल हो गया, ये बात सबको पता है बेटा। लेटरली क्या प्रेजेंट होती है इसमें? रिब्स। साइड में क्या है बेटा इसके अंदर? रिब्स। और लोअर साइड में क्या प्रेजेंट होता है? डोम शेप्ड डायफ्राम। तो ये बात तो हमें पता है। वेंट्रली स्टर्नम, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, लेटरली हमारी रिब्स, और नीचे हमारे क्या हो गए बेटा? नीचे हो गए हमारे डायफ्राम। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम, इस तरीके से बनाया कि अगर हमारी थोरेसिक कैविटी में कुछ भी बदलाव आएगा तो लंग्स में उसका रेस्पॉन्स हमें दिखेगा ही दिखेगा। कम हो जाएगी कैविटी, ज्यादा हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे लंग्स का इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ड्यूरेशन चेंज होता ही होता है, होता ही होता है बेटा। सही है ना। तो ये जो हमारा है लंग्स इस तरीके से करे गए हैं कि हमारा लंग्स का जो टोटल आपका एक्सचेंज होगा, जो टोटल अमाउंट ऑफ गैसेस वो एक्सचेंज करेगा, वो कभी भी वो कम नहीं होने देता, वो उसको कोशिश करता है वो लगभग सेम रहे। अगर किसी भी कंडीशन में वो भाई अगर लग रहा है ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, सही है, तो हम धीरे धीरे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जरा सा भी कुछ भी बदलाव आ रहा है और टोटल नेट रिजल्ट में बदलाव आ रहा है तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। ठीक है बेटा, कहानी समझ में आई? ठीक। तो ये चीज़ें बेटा इसके अंदर दे रखी है। मैं जरा आप जरा पहले
ट्रैक के बारे में बात कर लेता हूं, तब जाके एनसीईआरटी की स्टेटमेंट समझता हूं। अब जरा मैं पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में समझा दूंगा आपको। ऑब्वियस सी बात, इतनी बात तो पता ही है आपको कि रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है आपका। रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका रास्ता है। ये बेटा क्या है? ये एक रास्ता है जहां से आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हो। सांस इस तरीके से आती है जाती है, आती है जाती है। कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को? चीजें क्लियर है? तो अगर मैं देखूं तो क्या हुआ, जरा समझते हैं। एक मोटा मोटा सा एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कहाँ कैसे क्या चीजें हैं। तो हमारी जो कहानी शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? हमारे नोज से। ये जो हमारी नोज है, ये जो हमारी नोज है, इस तरीके से ये हमारी नोज है। इसमें बेटा बाहर ये ओपनिंग होती है, बीच में पार्टीशन होती है, अंदर ये ओपनिंग होती है। बाहर वाली का नाम होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। सॉरी, स्फिंक्टर नहीं बोलते बेटा इसे, एक्सटर्नल नेयर, जिसको हम नॉस्ट्रिल वर्ड भी यूज कर देते हैं ना। तो ये ओपनिंग जो बाहर वाली है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर। अगर इस एक्सटर्नल नेयर से आप अंदर ऐसे उंगली डालोगे तो क्या होगा बेटा? ये जो रास्ता है जितने बीच में उंगली जा रही है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं नेजल चैम्बर। और आपकी टिप पर अंदर जाने के बाद आपकी उंगली के टिप पर महसूस होगा कि इसकी टिप पर भी ओपनिंग है। अंदर वाली ओपनिंग का नाम क्या होता है बेटा? इंटरनल लेयर। मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो रही हैं? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? ठीक, तो यह आपका क्या हुआ? सबसे बाहर अगर हम देखें तो सबसे बाहर हो गया आपका एक्सटर्नल लेयर। फिर क्या हो गया आपका? नेजल चैम्बर। फिर क्या हो गया आपका? फिर हो गया आपका इंटरनल लेयर। ये हो गया आपका इंटरनल लेयर। ऑल सेट, यानी हम यहां तक की बात कर चुके हैं। अब क्या हुआ? अब ये कर्व वाला हिस्सा दिख रहा है बेटा आपको, ये कर्व वाला हिस्सा दिख रहा है। ये जो पूरा कर्व वाला हिस्सा है ये हो गया आपका एक्सटर्नल लेयर, नेजल चैम्बर, इंटरनल लेयर। ये जो कर्व वाला हिस्सा है बेटा, ये पूरा कर्व वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका? फेरिंग्स। समझ में आई बात? फेरिंग्स के बाद कौन सा हिस्सा आता है आपका? ये फेरिंग्स के बाद आता है आपका लैरिंग्स। मानते हो बेटा? लैरिंग्स के बाद कौन सा हिस्सा आता है आपका? लैरिंग्स के बाद आता है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या आते हैं फिर आपके? ट्रैकिया के बाद आता है फिर आपका प्राइमरी ब्रोंकस। फिर प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड किया, ये आपका प्राइमरी ब्रोंकस जो है इसने डिवाइड किया तो क्या बना दिया आपका? सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड किया, क्या बना दिया आपका? टर्शरी ब्रोंकस। टर्शरी ब्रोंकस डिवाइड किया, क्या बना दिया आपका? ब्रोंकियोल्स। समझ रहे हो आप? डिवीजन समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात हुई ना? ब्रोंकियोल्स फिर से डिवाइड किया है तो क्या बनेगा ये आपका? ये कहलाएगा बेटा एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट फिर से डिवाइड करेगा और क्या बना देगा आपका? एट्रिया। और एट्रिया फिर लास्ट में डिवाइड होके क्या बना देगा आपका? ये बना देगा आपका एल्वियोली। ठीक है ना? ये ट्रैक के कुछ नाम है, कुछ नाम आपको नए से लग रहे होंगे कि यार ये क्या बता दिया इन्होंने, ये तो डिवीजन हमारी बुक में है नहीं। ठीक है ना? पर आपको मैं बताऊं बेटा, इनमें सब वो वर्ड्स हैं, वो सारे वर्ड्स मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं जो वर्ड्स इसके अंदर आने चाहिए। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब हम एक एक करके इन चीज़ों को लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम नोज को लेते हैं। नोज, सबसे पहले मैं नोज के बारे में आपको कुछ तथ्य, कुछ पहलू समझाने की कोशिश करूंगा। नोज सबको पता है बेटा, ये आपका ऑल फैक्ट्री ऑर्गन है। ऑल फैक्ट्री ऑर्गन, ठीक है बेटा? हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
और जो आपका हेल्प करता है बेटा स्मेल में, आपको खुशबू लेने में ये मदद करता है। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात किसी को हो तो मुझे बताओ, कोई समस्या बेटा नहीं है ना? तो ये क्या करता है, ये खुशबू लेने में मदद करता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है बेटा। अब अगर मैं नोज को देखूं, अगर मैं इसे नोज को ऐसे करके देखूं बेटा, है ना, ये हमारी इस तरीके से नोज है, तो बेटा नोज में क्या होता है, नोज के अंदर मेरे को एक मेम्ब्रेन नजर आएगी इस तरीके से, नोज के इनर बाउंड्री पर। इस मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है बेटा, स्क्नेडेनर मेम्ब्रेन। आ रही बात समझ में? स्क्नेडेनर मेम्ब्रेन होती है। अब स्क्नेडेनर मेम्ब्रेन क्या होता है, कभी कोई जुकाम सा होने लग जाता है तो हमें नाक में कुछ मिर्ची सी लगने लग जाती है ना, वो जो नाक की मिर्ची जैसी होती है, अजीब सी, वो जो खुजली सी होती है, वो इस वाली मेम्ब्रेन के ड्राइनेस होने की वजह से होती है। ये मेम्ब्रेन जब तक मॉइस्ट रहेगी तब तक चीज़ें ठीक, पर अगर ये ड्राई रहेगी तो तुमको छींके, इरिटेशन, नाक में कुछ ऐसा लगेगा कुछ है, कुछ खिंचा खिंचा सा, वो सब प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। ये स्क्नेडेनर मेम्ब्रेन क्यों जरूरी है बेटा बताना, क्योंकि स्क्नेडेनर मेम्ब्रेन पर अगर हम देखें तो इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हेयर ही होते हैं। लाइक क्या होता है भाई, लाइक कुछ नहीं होता, ये आपके ये हेयर्स, समझ में आई बात, जो आपके नोज के हैं, तो हम इनको बोलते हैं क्या बेटा, नेजल हेयर्स। और ऑब्वियसली बात है, हेयर्स क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन करने में, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं बेटा। ये जो आपके हेयर्स होते हैं ये अंदर जाते हैं, जो बाल, इस बाल में धूल वूल जो है वो सब यहीं पे इकट्ठी हो जाती है और अंदर जो है वो सारे आपका डस्ट जाने से रुक जाती है। तो ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है और एक्ट करती है एज ए बैरियर, ये किसी भी डस्ट वगैरह को अंदर नहीं जाने देती है। क्लियर है बेटा? दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, और वो ये बात है इम्पॉर्टेंट कि इस मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो इस मेम्ब्रेन के अंदर बीच बीच में, सही है ना, मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम देखें तो इस मेम्ब्रेन के अंदर हमें बीच बीच में कुछ ग्लैंड्स दिखाई देती हैं, कुछ ग्लैंड्स इसी मेम्ब्रेन पे है बेटा। इन ग्लैंड्स का क्या नाम होता है बेटा, इन ग्लैंड का नाम होता है बॉमेंस ग्लैंड, समझे, इसका नाम होता है बॉमेंस ग्लैंड। और बॉमेंस ग्लैंड का क्या काम होता है बेटा, बॉमेंस ग्लैंड का काम होता है कि ये क्या करता है बेटा, ये आपका म्यूकस सिक्रीट करता है। और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस, नाक के म्यूकस का क्या काम है, वही काम कि ये ट्रैप कर लेता है डस्ट को, पैथोजन को, बैक्टीरिया को, वायरस को अपने अंदर चिपका लेता है। और उसके चिपकाने की वजह से क्या होता है, आपका चिपकाने की वजह से ये होता है कि वो जो अंदर जितना भी था वो पैथोजन जो अंदर जाके बीमारी करना चाहता है वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, और जब अंदर जाएगा ही नहीं तो किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। समझ में आई बात? तो ये भी आपका एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, ये भी एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। कोई प्रॉब्लम? तो मेरे हिसाब से नोज के बारे में सबको क्लियर हो गया, सही है बेटा, सही है ना। ये बीच में आपकी एक हड्डी होती है बेटा जिसको हम नेजल सेप्टम बोलते हैं, ये कहलाता है नेजल सेप्टम। कभी कभार क्या होता है, जब ये सेप्टम डेविएट हो जाता है, डेविएट का मतलब क्या होता है, जब ये मुड़ जाता है, तो जब ये डेविएट होगा यानी कि जब ये मुड़ेगा तो उससे होगा क्या बेटा, उससे होगा ये आपका कि आपको साइनस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये साइनस वाली प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, समझ में आ रही बात? तो इसके अंदर साइनस वाला इशू हो जाता है कि भाई हाँ साइनस हो रहा है, जो जुकाम वगैरह से बना रहता है ना वो। ठीक है बच्चा, समझ में आया ना क्या लिख रहा हूं, साइनस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो ये वाला हिस्सा इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इस फेरिंग्स के बारे में, अब हम बात करते हैं इतने हिस्से के बारे में जो फेरिंग्स है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम जरा फेरिंग्स पे बात करें। अब मैं अगर फेरिंग्स के बारे में बात करूं तो ये हमारे नोज से रास्ता जा रहा है इस तरीके से, ये हमारे माउथ में कम्युनिकेट करता है और यही रास्ता फिर जाके हमारे इधर लैरिंग्स पे जाके कम्युनिकेट करता है।
ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये जो कर्व दिख रहा है हमारा, ये रास्ता, ये हमारा फेरिंग्स है। इस फेरिंग्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे इस फेरिंग्स में 3 ओपनिंग नजर आ रही है। एक ओपनिंग ये रही, एक ओपनिंग ये रही, एक ओपनिंग ये रही। ये ओपनिंग क्या है बेटा, ये वाली जो ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग जो है ये आपके नोज से कम्युनिकेट कर रही है। समझ में आई बात? वो बात अलग है कि ईयर वाली ओपनिंग भी यहीं पर ही आके खुलती है, इसी में ही। आ रही बात? तो ये नोज प्लस ईयर जो है वो यहां पर आपका कम्युनिकेट करती है। समझ में आई बात? तो ये नोज और ईयर वाली जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग का क्या नाम होता है? इसका नाम होता है आपका नेजोफेरिंग्स। क्या कहलाएगा बेटा? ये नेजोफेरिंग्स। फिर ये जो माउथ वाला है, इस माउथ वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे बेटा? ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स ये माउथ से कम्युनिकेट करता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है आपका, ये कहलाता है आपका लैरिंजो, क्योंकि ये लैरिंग से कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये इससे क्या कहलाता है बेटा? आपका लैरिंजोफेरिंग्स, क्योंकि ये लैरिंग से आगे कम्युनिकेट कर रहा है। ये क्या है बेटा? लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। समझ में आई बात? कोई भी कंफ्यूजन वाली बात हो तो मुझे बताओ। क्लियर है? ठीक है बेटा। एक बात समझनी है, एक बात समझनी है आपको, ध्यान से एक बात समझिएगा बेटा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा ये माउथ है, ये इस तरीके से, ये आपका, ये हमारा माउथ है और ये हमारा ईसोफेगस। ऐसे में लगता है? मेरी बात समझ में आई ना? ठीक है बेटा। होता क्या है, ध्यान से समझो। ये जो कर्व होता है, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, बहुत ध्यान से समझना कि ये जो हमारे फेरिंग्स वाला पोर्शन होता है, इस फेरिंग्स वाले पोर्शन को अगर मैं बताऊं आपको, तो ये फेरिंग्स वाले पोर्शन आपका जब ऐसे कर्व करता है तो ये 2 पार्ट में पहले डिवाइड होता है, ऐसे करके। ऐसे समझो आप। एक जो पार्ट है वो आपके स्टमक में कंटिन्यू हो जाता है और ईसोफेगस बन जाता है, समझे? और एक जो पार्ट है वो क्या बन जाता है? आपका ट्रैकिया। और ये जो ट्रैकिया वाला पोर्शन है, ये आपके लंग्स के अंदर जाके कंटिन्यू हो जाता है, ऐसे करके। कैसे बनता है समझ में आई? तो ऊपर का एक कॉमन पाइप आपके इधर जाके और आपका जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड करके ईसोफेगस और ट्रैकिया बना देता है। कहानी समझ में आई? अब जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना जब हम खा रहे हैं तो हमारा वो हमारे फूड पाइप में जो है जाना चाहिए, वो हमारे ट्रैकिया में नहीं जाना चाहिए, जबकि ओपनिंग तो कॉमन है। मुंह वाली कोई भी चीज खाओगे, आओगे तो यहीं पे ही, अब यहां से उसको डिवाइड करना होगा बेटा। तो ये है कि ये खाना जो आ रहा है वो हमारे इसमें जाए, तो इसके लिए क्या होता है? यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है? एपिग्लोटिस। अब जैसे ही खाना आना होता है तो ये क्या होता है? ये एपिग्लोटिस इसको बंद कर देता है। किसको बेटा? इस ट्रैकिया वाले रास्ते को। तो खाना आएगा, खाना आपका आएगा, वो खाना आएगा, और वो खाना जब आएगा तो बेटा आने के बाद वो खाना आपका टकराएगा, टकरा के यहां से होके और आपके इसके अंदर पहुंच जाएगा, और यहां ट्रैकिया में नहीं जाएगा। तो उसको बचाने के लिए जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा ये एपिग्लोटिस। तो ओपनिंग का नाम हो गया ग्लोटिस। समझ में आई बात? उस पर जो प्रोटेक्ट कर रहा है, उस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम हो गया बेटा? एपिग्लोटिस। तो मेरे हिसाब से आपको ये फेरिंग्स समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन वाली बात बच्चे किसी को? चलिए आगे आ जाते हैं। आगे हम बात करें बेटा, तो आगे हम आते हैं तो वो होता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स को हम साउंड या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो इसको हम साउंड बॉक्स या फिर इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहलाता है। क्यों कहता है? क्योंकि भैया इसमें साउंड प्रोडक्शन होता है। इसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं, पता होगा शायद आपको, ठीक है ना? अगर हम इसको देखें तो ये मान लीजिए इस तरीके से हमने ये लैरिंग्स बनाया, ठीक है ना? ये हमारा लैरिंग्स इस तरीके का है। तो होता क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताऊं तो होता ये है बेटा कि इसके अंदर ना इस तरीके से थिक कुछ चीजें होती हैं, थिक।
समझ में आई बात? ये थिक बेस होता है। ये क्या है बेटा? ये है वोकल कॉर्ड्स। तो कितनी वोकल कॉर्ड्स होती हैं बेटा हमारी? 2। आ रही बात समझ में? इसमें जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये आपका थिक होता है, इसको हम बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। क्या कहते हैं बेटा? फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। और ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि वोकल कॉर्ड्स गिटार की स्ट्रिंग जैसी होती हैं, कॉर्ड जैसी, वो हिलेंगी तो साउंड प्रोड्यूस करेंगी। तो इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये हिलता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, नीचे वाला तो अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। जो आपका ये थिक होता है ये आपका नीचे वाला अटैचमेंट देता है, ऊपर वाला हिस्सा हिलता है। अब गिटार को हिलाने के लिए हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं, टिंग 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 ऐसे करके। मानते हो नहीं मानते हो? अब ये जो हमारा है इसके अंदर, इसको थोड़ी ना हम हाथों से ऐसे उंगली से टिंग 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 कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा बेटा। मानते हो नहीं मानते? तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? इसके लिए होता है कि ऊपर वाले ने हमें फिनोमेना दिया है कि अंदर से हम हवा को निकालेंगे। कभी भी आप बोलो, सर्दियां चली रही हैं आप, तो शीशे के सामने ऐसे रख के बोलना, आप देखना शीशे पे भाप जम जाती है, जो ये प्रूव करता है कि अंदर से हमारे हवा आ रही होती है, और वो जो हवा है आपकी, वो हवा आपके अंदर से कुछ मॉइस्चर भी लेके आती है। अब मॉइस्चर को रखो अभी जरा साइड। अब ये जब अंदर से हवा आती है तो यही हवा क्या करती है आपकी? ये हवा आपकी इस गिटार को यानी कि इस स्ट्रिंग को हिलाती है, टंग टंग टंग, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड वहां से प्रोड्यूस होती है, वर्ड्स बनते हैं जीभ, होठ और इनके मिलने से। सबको समझ में आई बात? तो उसको मीनिंगफुल बनाने में हमारे होठ का, हमारे टंग्स का, हमारे पैलेट का, इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन साउंड वही, आपने देखा हो कई बार जो लोग, थोड़ा मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी का, ऊपर वाला माफ़ करे मुझे, पर बात यह है कि कोई लोग हकलाते हैं, स्टैमरिंग करते हैं, तो आपने नोटिस करा होगा कि भाई वो जैसे बोलते हैं, तो कुछ भी बोला तो एकदम वो थोड़ी उनके होठ हिल जाते हैं, लेकिन वर्ड नहीं निकल पाते, पर एकदम वो ताकत से लगाते हैं, एकदम बोलते हैं हाँ जी, एकदम तेजी से कुछ बोलते हैं एकदम फटाफट से। तो पहला वर्ड उनका थोड़ा लाउड और तेज होता है, क्योंकि वो जैसे बोलते थे वो तो बोल गए अंदर से, पर उन्हें लगता है यार मेरी तो आवाज़ तो आई नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड्स थिक होते हैं, थोड़े से मजबूत होते हैं, थोड़ी बहुत हवा से नहीं हिलते, तो उनको थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है, और उस ताकत लगाने के चक्कर में उनका पहला जो अल्फ़ाबेट होता है, पहला जो वर्ड है, वो बहुत तेज निकलता है। बोलेंगे वहाँ मतलब मैंने बोला ना, मैं नकल नहीं उतार रहा, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला वर्ड जो ही बोलेंगे, कुछ भी बोलना हो, जैसे मम्मी बोलना तो एकदम पहला वर्ड मम, ऐसे करके मम्मी, कुछ भी, ठीक है ना? तो शायद आप समझ रहे होंगे, मेरा ज़्यादा ऐसा कहना ठीक नहीं है, बस फिलहाल तो कंसेप्ट समझ में आया। अब ये जो दोनों वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इनके बीच में ये जो स्पेस होता है बेटा, इस स्पेस का क्या नाम होता है? रीमा ग्लोटाइडिस। रीमा ग्लोटाइडिस क्या होता है? यह आपका स्पेस होता है बिटवीन टू वोकल कॉर्ड्स। दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस का नाम होता है आपका रीमा ग्लोटाइडिस। चीजें समझ में आई बेटा? कोई भी कंफ्यूजन वाली बात हो तो मुझे बताओ, ठीक है बेटा? बहुत बढ़िया, सही। अब लैरिंग्स के बारे में बताऊं आपको, तो बेटा जो लैरिंग्स होता है, इस लैरिंग्स के अंदर कंसिस्ट ऑफ 6 कार्टिलेज। इसके अंदर बेटा 6 कार्टिलेज होती हैं। उन 6 कार्टिलेज में से 3 होती हैं अनपेयर्ड, और 3 होती हैं बेटा पेयर्ड। तो 3 होती हैं अनपेयर्ड और 3 होती है पेयर्ड, ठीक है ना? यानी ये कितने हो गए कार्टिलेज? ये होंगे आपके 3 1 जा 3, और ये कितने होंगे कार्टिलेज? 3 2 जा 6, तो ये आपके 6 कार्टिलेज होंगे। बताओ, कहानी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत बेटा किसी को? नहीं है ना? ठीक है ना? तो 3 पेयर्ड होती है और 3 अनपेयर्ड। ये जो 3 पेयर्ड होती हैं, ये कौन कौन सी होती है? ये होती है बेटा टेक। टेक मतलब थायराइड, एपिग्लोटिस और क्रिकॉइड। तो ये एक 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 होती है। और आपके पेयर्ड कौन सी होती है बेटा? कैक। तो टेक कैक। कौन कौन सी बेटा? कॉर्निकुलेट, एरिटिनॉइड और
एरिथ्रोइड 2, कॉर्निकुलेट 1, क्रिकॉइड ये 2 2 2, ये क्रिकॉइड 1 1 1, तो टोटल मिला के कितने हो गए बेटा? अगर टाइप देखें तो 6, ये टाइप है बेटा, टाइप है ना, टाइप। और अगर नंबर पूछे जाए तो 3 ये हो गए प्लस 6 ये हो गए, तो नंबर के हिसाब से टोटल कितने हो गए बेटा? ये आपके 9 कार्टिलेज। कोई भी समस्या बेटा किसी को? चीजें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? तो ठीक हो गया ना? से लग रहा है यार एसी। चलो भाई ठीक, देखिए तो अब हम बात करते हैं आगे। हमारे को एक बात याद रखनी है बेटा, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स है ना, ये हमारा पोर्शन कौन सा था? ये था आपका फेरिंग्स का। नहीं वैसे तो ठीक है, अभी वो क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। देखो यहां तक तो हुई क्या? कहां पहुंचे अब हम? फेरिंग्स पे आ गए, लैरिंग्स पर ये हमारा आ गया। अब बात करते हैं बेटा ट्रैकिया की, सही ना? ट्रैकिया के बारे में बात करें तो पहली बात तो ये समझना, ये जो ट्रैकिया है ये किस लेवल पर डिवाइड होता है? तो T5 वर्टिब्रा, जो फिफ्थ हमारी थायराइड की वर्टिब्रा है, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा है। अरे कहां गया? ये हमारी जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है, उस फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के टाइम पे ये एक ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। चीजें क्लियर है बेटा? तो इसको बोलते हैं बाइफर्केशन। तो ये जो बाइफर्केशन होता है आपका, बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया। दूसरी बात इसमें ध्यान ये रखनी है, ये जो ट्रैकिया होता है ये कैसा होता है? पीछे से तो ऐसे है ही अपना नॉर्मल, आगे आपका हाफ सी शेप की रिंग होती है इसमें, इसके अंदर सी शेप्ड रिंग रहती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहती है। क्यों रहती है बेटा ये आपके? क्योंकि ये क्या करती है, ये आपके, अब मान लो गला है, कभी दबना भी है, कभी टाई में दब गया, दुपट्टा कहीं पे फंस गया, किसी ने दबा दिया इस तरह, तो ऐसा ना हो कि ये जो ट्रैक है, क्योंकि अंदर से तो म्यूकस होगा, तो अगर दोनों लेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो ये तो चिपक जाएंगी ना। तो इसको हार्ड बनाने के लिए आगे ये हमारी सी शेप की सेमी सर्कुलर रिंग्स होती हैं, जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये आपकी ये अवॉइड करती हैं फ्रॉम कोलैप्स। और कोलैप्स का मतलब क्या है बेटा? कोलैप्स का मतलब है हमारा वो उसको चिपकने से रोकती है। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? क्लियर है बेटा? टिश्यू का बेटा एक बात और आती है, ठीक है ना? लो मैं वही बता देता हूं आपको। एक बात याद रखना बेटा, जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के टिश्यू का नाम क्या होता है बेटा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये इसमें पाया जाता है बेटा। और लैरिंग्स में क्या पाया जाता है आपका? सीलिएटेड कोलमनार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा एपिथेलियम। तो दोनों के एपिथेलियम के नाम याद रखना। ऑल सेट? क्लियर है बेटा? ठीक, चलो बच्चे अब आते हैं जरा एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं कि एनसीईआरटी और क्या कहती है, धीरे धीरे फिर आगे चलते हैं। ये कहती है कि बेटा 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, समझ में आता है बेटा, ठीक है ना? इट लीड टू नेजल चैम्बर, ये हमने अभी पढ़ा, और वहां से नेजल पैसेज। नेजल पैसेज जो होता है वो आपका फेरिंग्स में ओपन होता है, ये बात हमने करी बेटा, है ना? वो फेरिंग्स में ओपन होता है हमारा। और ये जो फेरिंग्स है ये आपका लैरिंग्स में कंटिन्यू हो जाता है और फिर आपका ट्रैकिया आ जाता है। लैरिंग्स में कार्टिलेज पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं ये इसने नहीं बताया है, बस ये बताया कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए साउंड बॉक्स कहते हैं। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं।
ये जो हमारी ओपनिंग थी, मैंने बताया था ओपनिंग का नाम था ग्लॉटिस, वो एक कार्टिलेज के द्वारा कवर्ड रहती है, जिसका नाम क्या हो जाता है बेटा, एपिग्लॉटिस, ताकि खाना जो है वो हमारे लैरिंग्स में ना जाने पाए, उसको रोकता है। ट्रैकिया बिल्कुल बीचों बीच में होता है आपका, और ये आपका एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ये आपके राइट और लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। फिर उससे क्या बन जाते हैं आपके, प्राइमरी और सेकेंडरी बन गए आपके, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी बन जाएंगे आपके, और टर्शियरी वाले किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके, ब्रोंकियोल्स में। कहानी समझ में आई, कोई कंफ्यूजन? फिर आपका प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, ये सब डिवाइड होते 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 सब क्या हो गया बेटा, सब इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग। क्यों? ताकि वो अवॉइड, ताकि वो चिपके नहीं आपस में, ठीक है ना। और उससे क्या होता है, अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके बैलून लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, एल्वियोली। सही है ना। ये ट्रैक के बारे में दिया है। फिर तो लंग्स के बारे में है, वो हम बात कर ही चुके हैं। तो ये सब बात ऑलरेडी मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है ना बेटा, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई कि हम कौन से पार्ट को क्या कहेंगे। चीजें क्लियर है? ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस। ब्रोंक्यूल को भी डिवाइड करना चाहो तो आप कर सकते हो, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, और ये फिर कन्वर्ट हो जाता है एल्वियोलर डक्ट में। अब यहां से समझो छोटी सी बात, यहां एक बात थोड़ी समझने वाली बात है, वो क्या है बेटा, मैंने आपको डिवीजन बताई है एल्वियोलर डक्ट। हमें क्या लगता है, एल्वियोलर डक्ट कन्वर्ट क्या होती है, डक्ट ऑफ एल्वियोली, ये किस में कन्वर्ट होगी, आपके एट्रिया में, और एट्रिया किस में कन्वर्ट होगा, आपका एल्वियोली में। सही है ना। तो बेटा क्या हुआ, ध्यान से समझो, देखो ये है हमारी एल्वियोली, ध्यान से समझना, ये है हमारी एल्वियोली, ये एल्वियोली की ये डक्ट, और ये डक्ट फिर से हमारी इस तरीके से कंटिन्यू हुई, इधर ये एल्वियोली, इधर ये एल्वियोली। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो समझो, एल्वियोली की जो डक्ट है इसका नाम होता है एट्रिया, और एट्रिया जिसकी ब्रांच होती है उसका नाम होता है एल्वियोलर डक्ट। ये बात समझ लेना, कंफ्यूज मत होना। अगर हमारे वर्ड एट्रिया आ रहा है बीच में, एट्रिया, एट्रिया हमने और कहाँ सुना है, हार्ट का चैम्बर, एट्रियम और वेंट्रिकल, अगर बीच में एट्रिया आ रहा है तो समझ लो एट्रिया जिसकी ब्रांच है वो एल्वियोलर डक्ट है, और नहीं तो हम यही मान के चलते हैं एल्वियोली की डक्ट एल्वियोलर डक्ट, क्योंकि वहां पे एट्रिया नाम नहीं आता। बहुत माइन्यूटली बात बता रहा हूं मैं आपको। ये जो हमारा एल्वियोली होती है, ध्यान रखना, इस एल्वियोली के अंदर एक आपकी लेयर होती है केमिकल की, उसका नाम क्या होता है बेटा, लेसिथिन। ये लेसिथिन क्या करता है बेटा, ये लेसिथिन रिड्यूस करता है किसको, सरफेस टेंशन को, सरफेस टेंशन ऑफ एल्वियोली को, ये एल्वियोली की सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि ये हेल्प करता है इन रिलैक्सेशन ऑफ एल्वियोली। रिलैक्सेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा ना, ये उसको फैलने में हेल्प करता है। अगर लेसिथिन नहीं होगा तो फैल ही नहीं पाएगा, फैल नहीं पाएगा तो चिपका रहेगा, और चिपका रहेगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होगी और बच्चा मर जाएगा। तो लेसिथिन का होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बच्चे के स्पेशली रोने के हिसाब से बात करते हैं, जब बच्चा रोता है उसके बाद सांस ले रहे हैं, हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज करें, हर जगह फ्रॉम स्टार्टिंग टिल लास्ट ब्रीथ आपका लेसिथिन की इंपॉर्टेंस रहती है। तो मेरे हिसाब से बेटा इतनी बात सबको समझ में आ गई है बच्चा, कोई भी दिक्कत वाली बात हो तो मुझे बताएं बेटा। टॉपिक क्लियर आपका, सही है ना। अब चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक खत्म हो गया है और हमारा टॉपिक था आज का ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो इंसान का रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या था इसके बारे में मैंने बात करी। चलिए बेटा अब आगे आ जाइए, समझते हैं बेटा। इन मैन द लंग्स आर लॉज प्रेजेंट रहता है कहां पे बेटा, देखो प्लूरल कैविटी, तो मतलब वो जो लेयर थी उसके बीच में, वहां तो लंग्स नहीं होती, लंग्स की लेयर होती है। ये थोरेसिक कैविटी क्या होती है, सीना, हाँ तो ये आंसर लग रहा है, अभी और देख लेते हैं। एब्डोमिनल कैविटी क्या ये पेट में होता है, नहीं। पेरिकार्डियल कैविटी क्या ये हार्ट में होता है, नहीं। नहीं बेटा ये आंसर नहीं है। तो आपका क्या होगा आंसर, ये आंसर है आपका थोरेसिक कैविटी। बहुत सिंपल सा था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, पर कोई बात नहीं, ठीक है। आइए आगे।
फिर आता है विच इज ए कॉमन पैसेज इन स्वेलिंग ऑफ फूड एंड ब्रीदिंग। अब देखो खाना भी वहां जाए और सांस लेने में भी हेल्प करे। मोटे तौर पे फेरिंग्स का पोर्शन देख लो ना, नोज से जा रहा है, नोज से जा रहा है तो सांस लेने में भी हेल्प कर रहा है, और मुंह से आ रहा है तो खाने में भी हेल्प कर रहा है। तो ये पोर्शन फेरिंग्स ही तो था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देख लेता हूं, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये रहा फेरिंग्स। कोई प्रॉब्लम बेटा? ऑल सेट, चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इन मैन एंड मैमल्स, ठीक है, एयर पासिस फ्रॉम आउटसाइड इनटू इनसाइड। अच्छा, तो लंग्स, लंग्स अच्छा बाहर से अंदर की तरफ आ रही, तो कौन सी होगी सीक्वेंस? नेजल कैविटी होती है, बिल्कुल सही बात। फिर लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स। नहीं बेटा ये गलत हो गया, पहले फेरिंग्स आता है फिर लैरिंग्स आता है, यानी ये ऑप्शन तो गलत। दूसरा नेजल कैविटी फिर लैरिंग्स फिर फेरिंग्स, फिर ये गलत हो गया। नेजल कैविटी फेरिंग्स, हाँ ये सही है, लैरिंग्स ये बिल्कुल सही है। इसके बाद ट्रैकिया, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकाई। नहीं बेटा यहाँ पे ये गलत हो गया, ब्रोंकियोल पहले ब्रोंकाई होते हैं फिर ब्रोंकियोल होते हैं, तो ये सीक्वेंस गलत हो गया। एलिमिनेशन मेथड से जब ये तीन आंसर नहीं है तो आंसर यही होना चाहिए, पर फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। नेजल कैविटी बिल्कुल सही, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद आपका ब्रोंकियल, फिर एल्वियोली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है सीक्वेंस। सबको समझ में आई बेटा? कोई कंफ्यूजन? सीक्वेंस क्लियर है बेटा? समझ में आ गई ना? बिल्कुल बेहतरीन। चलिए बेटा, अब यार ठंड लग रही है बेटा, बार बार ऐसी करनी पड़ रही है। चलो अब बात आता है बेटा हमारा डायफ्राम को लेके। अगर मैं डायफ्राम को लेके बात करूं बेटा, डायफ्राम क्या है, तो मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारे लंग्स होते हैं सीने में, नीचे हमारा क्या है बेटा, ये मेम्ब्रेन, और ये हो गया हमारा थोरैक्स वाला हिस्सा ऊपर वाला, नीचे हो गया हमारा ये एब्डोमेन वाला हिस्सा। इसको सेपरेट करने के लिए जो डोम शेप है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये होती है डायफ्राम। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ये गैप होता है बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर। नहीं बेटा, दांत का तो उससे कोई लेना देना है ही नहीं। ये वो मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। नहीं बेटा, ये ब्रेन को तो नहीं प्रोटेक्ट करती है। मेम्ब्रेन विच लाइज बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स एंड टिम्पैनिक, कान वाला इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या आंसर हो जाएगा, फोर्थ। स्टिल वी कैन रीचेक इट। क्या बेटा, ये एक पार्टीशन है जो मस्कुलर सेप्टम है, बिल्कुल सही बात है, जो सेपरेट करती है थोरैक्स को फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, बिल्कुल सही बात। यही आंसर है आपका, कोई दिक्कत? आपका जो आंसर है वो एग्जैक्टली यही है, ठीक है बेटा। चलो अब आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट अ स्टेप इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन सा स्टेप नहीं होता है, ठीक है ना? पल्मोनरी वेंटिलेशन। भाई पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब क्या हो गया, एक्सचेंज थ्रू लंग्स, ये तो होता है बेटा, ये तो होता है। जब एक्सचेंज करेंगे तभी तो ऑक्सीजन आएगी, इसका रिजल्ट क्या होता है, तभी तो ऑक्सीजन की एंट्री होगी, और जब ऑक्सीजन होगी तभी तो आपको ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। 2012 का क्वेश्चन है ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की वजह से आपकी एनर्जी बनेगी, और एनर्जी बनना ही तो रेस्पिरेशन कहलाती है, यानी ये स्टेप तो होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड, बेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो आती है और जाती है ये किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू ही तो होता है। ये ऐसे थोड़ी ना बिल्कुल अंदर ही चली हुई है, अंदर जाने के बाद ये तो अंदर हवा में ट्रैक में खाली स्पेस में गई, वो सिर्फ एल्वियोली तक गई। अब एल्वियोली के बाद क्या होता है, एल्वियोली में आपकी ऑक्सीजन पहुंची, ये एल्वियोली में आपकी ऑक्सीजन पहुंच गई। अब ऑक्सीजन पहुंचने के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन पहुंचने के बाद ये हुआ आपका कि ये इस तरीके से आपके क्या है, ये हैं आपकी ब्लड वेसल्स। तो ये ऑक्सीजन आपकी कहां पहुंच जाती है बेटा, ब्लड में, और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां जाता है आपका, वो ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड जाता है यहां। तो ब्लड से आ गया एल्वियोली में, एल्वियोली से बाहर, और बाहर से आ गया एल्वियोली में ऑक्सीजन, एल्वियोली से ब्लड में। तो बेटा ये तो ट्रांसपोर्ट थ्रू गैसेज होती है, यानी ये दोनों तो होते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय सेल्स फॉर कैटाबॉलिक, नहीं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना यूज करते हैं, यूज क्या करते हैं, ऑक्सीजन। तो मेरे हिसाब से तो यही गलत होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं।
एल्व्यूलर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, और भाई ये तो होता है एल्व्यूली में डिफ्यूजन और ऑक्सीजन, ये तो हो ही रहा है, ऑक्सीजन आई और कार्बन डाइऑक्साइड गई। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारा गलत क्या है, ये स्टेप भी होता है, ये स्टेप भी होता है, ये भी होता है, गलत क्या है हमारा थर्ड स्टेप। तो आंसर क्योंकि इनकरेक्ट बताना है इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। ऑल सेट। चलिए बच्चों वाली बात मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये मैंने क्यों क्वेश्चन डाला है, ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाला है, ये बेटा मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि एल्वियोली नहीं, अगर मुझे एट्रिया लिखना होता तो एट्रिया किस में होता है, याद आ रहा है, हार्ट का चैम्बर और लंग्स में ट्रैक का पार्ट, एल्वियोली के इस रास्ते का नाम क्या था, एट्रिया। तो जितना सिंपल ये क्वेश्चन देखते ही तुम्हें लग रहा है यार भैया ने पूछा है एल्वियोली में आंसर क्या है, अरे ये तो लंग्स है, ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा एट्रिया किस में पाया जाता है, फटाक से तुम आंसर मार दोगे हार्ट में, वहां से आंसर मार दोगे हार्ट में। बेटा ध्यान रख लो वहां पे बोथ हो जाएगा आपका ए एंड बी, यानी कि हार्ट एंड लंग्स बोथ। लंग्स का क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो क्या क्वेश्चन पूछा, बस ये मैंने इसलिए क्वेश्चन डाला कि इतना सिंपल समझ के आप देख मत लेना कि भाई हाँ भाई सिंपल है तो ये तो बहुत ही ईजी है ऐसे, और गलत टिक मार दो। ऑप्शन जरूर देखना, एट्रिया देखते ही पहले ही होगा हार्ट, तुम हार्ट पर टिक कर दो, टिक मतलब गोला भर दोगे, बाद में होगा लंग्स, फिर होगा बोथ ए एंड बी होगा इसका आंसर, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन इसलिए डाला था ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को जज कर लें। Figure show a diagrammatic view of a human respiratory system with labeling ABCD. Select the option which gives correct identification and main functions. अच्छा करेक्ट बताना हमें, फंक्शन और ये सब, ठीक है। डी क्या है, लोअर एंड ऑफ लंग्स, डायफ्राम पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। नहीं भैया ये तो गलत है, नहीं तो खुद डायफ्राम है, ये लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स थोड़ी, नहीं तो खुद डायफ्राम है, लंग्स का तो लोअर पार्ट ये होगा ना, तो ये तो आंसर है नहीं। ए क्या है बेटा आपका, ट्रैकिया, ये लॉन्ग ट्यूब है आपकी, सपोर्ट बाय कंप्लीट कार्टिलेजनस, नहीं बेटा इनकम्प्लीट होती है, यानी ये भी गलत हो गया। फिर है बी, बी क्या है ये, अच्छा प्लूरल मेम्ब्रेन है, सराउंड्स रिब ऑन बोथ साइड टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग, नहीं प्लूरल मेम्ब्रेन थोड़ी ना, प्लूरल मेम्ब्रेन तो प्रोटेक्ट करती है लंग्स को, रबिंग से कौन बचाता है, रबिंग से बचाता है इसके फ्लूइड, फ्लूइड का नाम होता है प्लूरल फ्लूइड, इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा। एक बार ये देख लेते हैं, सी क्या है, एल्वियोली, थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, भाई यही होगा सही, 2013 का क्वेश्चन है बेटा ये, सही ना, बिल्कुल सही है, यही क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है बेटा नीट का। अब ट्रैक पे जो जो क्वेश्चन आए हम वही तो कराएंगे, टॉपिक हमारा आज का ट्रैक है, तो चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी, क्या जो हम सांस लेते हैं उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, नहीं। प्रोवाइड सरफेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑक्सीजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नॉट, तो वो तो टेम्परेचर तो मैनेज होगा, डिफ्यूजन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग, अच्छा कंडक्टिंग का मतलब हो गया ट्रैक वाला पोर्शन, एल्वियोली के ऊपर वाले की बात चल रही है बात, वो जो पाइप वाला हिस्सा होता है ना, ट्रैक या एल्वियोलाई ब्रोंकाई, बेटा समझ रहे हो ना, क्या उसका काम ऑक्सीजन का डिफ्यूजन वगैरह कराना है, नहीं बेटा वो तो एल्वियोली के लेवल पर होता है ना। तो अभी तक तो यही लग रहा है हमारा आंसर कि ये इसका काम नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, ठीक है वो तो भाई अंदर आया ट्रैक, उसने बाल को और म्यूकस ने उसको साफ कर दिया, तो ये तो सही है। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाई, बिल्कुल सही है, अंदर आता है ह्यूमिडिफाई करते हैं, उसमें हमारा जो है मॉइस्चर ऐड हो जाता है। टेम्परेचर मेंटेन, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, आ रही है कैसी, गर्म आ रही है ठंडी आ रही है, उसके हिसाब से होता है, ठीक है ना। ये हमारा सफाई करने में हेल्प करती है, ये ह्यूमिडिफाई करती है, तीनों होता है, फिर तो बेटा आंसर यही होगा आपका, क्योंकि ट्रैक में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ लेना देना नहीं है, इसका लेना देना होता है डिफ्यूजन का, वो होता है आपका एल्वियोली के बाद, सही है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2023 का क्वेश्चन है बेटा ये, सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन रेस्पिरेशन,
सीक्वेंस सबसे पहले क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैस सबसे पहले नहीं होती है, ब्लड और टिश्यू वाला भी बाद में होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, अच्छा, पल्मोनरी वेंटिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक, भाई यहां से ही कहानी शुरू है एक तरीके से ना, कि आपकी एटमॉस्फेरिक एयर की एंट्री होती है। तो सबसे पहले तो डी हो गया, ये बात तो मुझे सबसे पहले समझ में आ गई कि सबसे पहले यही होता है। एंट्री होने के बाद क्या होता है आपका? एंट्री होने के बाद इनके ऑप्शन के हिसाब से अब वो कहां पहुंचेगा? एल्वियोली पर, तो ये एल्वियोली पे जाके डिफ्यूजन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। डिफ्यूजन होने के बाद क्या होगा? वो एल्वियोली से कहां पहुंचेगी? ब्लड में, ब्लड वाला ऑप्शन ये रहा आपका, ये रहा ब्लड का ऑप्शन। उसके बाद क्या होगा? ब्लड से, अब ब्लड से कहां पहुंचेगी? टिश्यू में, बिल्कुल सही सीक्वेंस चल रही है बेटा। टिश्यू में जाने के बाद क्या होगा बेटा? टिश्यू में जाने के बाद वो यूटिलाइज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो बेटा सीक्वेंस क्या हो जाएगी? डी ए सी बी ई, देख लो कहीं है ऑप्शन, पहले ही है यार, डी ए सी बी ई, ये रहा बेटा आपका आंसर। क्लियर? मेरे हिसाब से रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित जो कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ट्रैक से संबंधित जो कुछ भी है, वो मैंने आपको सारा पहलू बता दिया है। स्नेडेनर मेम्ब्रेन के बारे में बताया, कैविटीज के बारे में बताया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है बेटा। तो होप आपको आज की वीडियो सब समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेरी करें, और बेटा थोड़ी मेहनत कर लीजिए ताकि आपकी मेहनत से हमें भी एनर्जी मिली। ख्याल रखिएगा अपना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा।